मैं प्रोफेसर शशि जरा आपसे, क्योंकि वो थोड़ा थ्योरेटिकल भी है सवाल और इसलिए आप उसको सबसे बेहतर ढंग से समझाएंगे। एक और चीज ये हो रही है कि देश में राजनीति ने भी 2024 के मतलब पिछले एक दो डेढ़ साल में एक नई करवट ली है। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बाइपोलर राजनीति की तरफ ये देश जा रहा है। बाइपोलर जब मैं बोल रहा हूं तो राष्ट्रीय स्तर पे आप अपने अपने राज्य में आप अपना अपना राज्य चलाइए, अपनी अपनी स्टेट चलाइए, लेकिन जब बात आएगी लोकसभा चुनने की, सेंट्रल असेंबली चुनने की, तब आपको एक किसी पक्ष का होना होगा। और इस चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो इंडिया गठबंधन या एनडीए के साथ नहीं था वो इररिलेवेंट हो गया है। वो चाहे किसी का भी नाम ले लीजिए, मैं कई नाम लिया हूं, मैं फिर से उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो एक तो आपसे टिप्पणी ये लूंगा कि इस समय इंडिया गठबंधन या एनडीए के साथ ही अगर आपको लोकसभा के चुनाव के दृष्टि से राष्ट्रीय राजनीति करनी है और अगर आपको स्टेट की भी राजनीति करनी है, तो वो जो एक सेंट्रल पार्टी है उसका आपके साथ होना जरूरी है, क्योंकि वो एक इंश्योरेंस की तरह काम करती है बहुत से उन लोगों को जो आपके साथ मैं क्षेत्रीय स्तर पे बात कर रहा हूं। जैसे उत्तर प्रदेश में मुसलमान और दलित सपा पे तभी विश्वास कर रहे हैं जब कांग्रेस वहां पे, उसका एक इंश्योरेंस है। वो हो सकता है सीटें 6 आई हो। तो एक लार्जर इस चीज में प्रोफेसर साहब, एक तो ये आपसे समझना चाहेंगे कि क्या देश की राजनीति ने चेंज किया है, और दूसरा ये बीजेपी को जब हम इतना डिस्कस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि आप अगर जिसको कह रहे हैं, हमारे बहुत से लोग उसको भस्मासुर कह रहे हैं, एक लखनऊ, एक उत्तर प्रदेश में कानपुर जगह है, वहां पे एक ठग्गू के लड्डू है, उसका स्लोगन ही, उसकी पंचलाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये ठग्गू के जो लड्डू हैं बहुत मशहूर हैं, और वो लिखता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो क्या ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं पे ही चलेगी बीजेपी, या वो अपने में कुछ अभी तक तो सुधार दिख नहीं रहा है? प्रोफेसर साहब, बाइपोलर राजनीति पे भी जरा आपके विचार समझ लें। जी जी, नमस्कार। नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत की राजनीति में राजनीतिक दलों का अगर देखेंगे चरित्र, तो या तो एक दलीय वर्चस्व वाली व्यवस्था रही बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत, या फिर बहुदलीय व्यवस्था ही बन गई। इसका मतलब होता है किसी एक दल का उसमें वर्चस्व नहीं रहा और मिलीजुली सरकार बनी। तो एक कल्पना तो यह है कि एक दल के वर्चस्व वाली बहुदलीय व्यवस्था, और दूसरी और पूरी तरह से एक बहुदलीय व्यवस्था। दूसरी बात कि देखिए, राज्यों में जब क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ तो प्रारंभ में आप देखेंगे कि केंद्रीय पार्टी से, यानी कि जो राष्ट्रीय पार्टी है, उससे समझौता जो क्षेत्रीय दल करते थे, खास करके कांग्रेस से जो समझौता होता था तमिलनाडु वगैरह में, वहां पर यह तय होता था फॉर्मूला में कि केंद्र के स्तर पर आप शासन करें, लोकसभा में आपके अधिक उम्मीदवार हो जाएं, और राज्य में शासन हम करें, यानी कि असेंबली के चुनाव में हमारे उम्मीदवार हों। ये एक फॉर्मूला था। यद्यपि ये फॉर्मूला धीरे धीरे बदल गया, क्योंकि जैसे जैसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस कमजोर होती गई और क्षेत्रीय पार्टी के रूप में वो शक्तिशाली रहे, तो उन्होंने फिर लोकसभा और विधानसभा दोनों में भी जो है अपने वर्चस्व को स्थापित किया। लेकिन हो सकता है कि उस पुराने फॉर्मूला को फिर से धीरे धीरे लाया जाए, यद्यपि उस फॉर्म में नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि ये समझौता हो और ये अंडरस्टैंडिंग बने कि केंद्र के स्तर पर आप शासन करें और राज्य के स्तर पर हम शासन करें। ये इंडिया गठबंधन के अंदर भी संभव है और ये संभावना बहुत तेज है। अब रही बात कि जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बाइपोलर जो है सिस्टम, देखिए भारत में ट्रेजेडी यही रही है। प्रारंभ में ये संभावना थी कि भारत में दो मजबूत दल, कांग्रेस तो मजबूत था, लेकिन एक समाजवादी पार्टी जो थी वो मजबूत विपक्ष के रूप में। और आप ये भी जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण और लोहिया ने नेहरू के मंत्रिमंडल में भागीदारी करने से इसलिए इनकार कर दिया कि एक तो ये था कि वो 14 पॉइंट प्रोग्राम दे रहे थे कि ये समाजवाद को लाने के लिए अगर कांग्रेस और नेहरू वादा करें तब तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे भी एक जो महत्वपूर्ण सवाल था उनके दिमाग में कि भारत के लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, और मजबूत विपक्ष अगर नहीं होगा तो निसंदेह जो है भारतीय लोकतंत्र बहुत सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, और हो सकता है एक दलीय तानाशाही के पनपने की संभावना बन जाए, या कम से कम एक दल इतना मजबूत रहे कि वो एक अधिनायक जैसा आचरण करे। और आपने इंदिरा के जमाने में इस बात को देखा भी। तो इसका मतलब होता है कि ये दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। उस समय 10.59 जो है % वोट लिया था समाजवादी पार्टी ने, लेकिन उसके सीटों की संख्या मात्र 12 थी, और 3.56 जो है वो % वोट लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी जो है 16 सीट जीत गई।
लेकिन दोनों कहीं भी मजबूत विपक्ष के रूप में नहीं उभर पाए। इसका मतलब है कि लगातार ये स्थिति आई कि एक दल वर्चस्व में और बाकी छोटे छोटे बहुत सारे दल। तो पहली संभावना तो पहले चुनाव में खत्म हो गई और समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष का जो सपना देखती थी भारतीय लोकतंत्र में हम दे पाएंगे, वो दे नहीं पाए, फिर बिखर गए और वो इतिहास का पन्ना है। अब रही बात कि उसके बाद जो है लंबे समय तक आपने 89 से देखा होगा कि कैसे जो है, हाँ एक संभावना और थी कि अगर जनता पार्टी नहीं टूटती, अपना कार्यकाल पूरा करती, जनता पार्टी अपना कार्य करती रहती, तो भारत में जो है एक प्रकार से द्विदलीय व्यवस्था मुख्य रूप से इमर्ज कर सकती थी, कांग्रेस और इधर जनता पार्टी। लेकिन दुर्भाग्य से जनता पार्टी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और बिखरने के कारण फिर से कई पार्टियां बन गई। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस भी टूटी है, लेकिन कांग्रेस फिर भी एक राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होते हुए भी अपनी वो पहचान बनाए हुए है और अभी फिर से दोबारा एक उसका रिवाइवल हो रहा है। लेकिन वो रिवाइवल उसी रूप में होगा कि कांग्रेस एक वर्चस्व वाली पार्टी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर उभर पाएगी, इसकी संभावना निकट भविष्य में भी नहीं है और दूर के भविष्य की मैं कोई अभी घोषणा नहीं कर सकता, न भविष्यवाणी कर सकता। तो वैसी स्थिति में यह संभावना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जो इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस की मजबूत स्थिति है, वो दो, इसको इस रूप में आप दे सकते हैं कि ये दो बाइपोलर जो है स्थिति बन सकती है। इधर भारतीय जनता पार्टी और उसके जो भी छोटे छोटे पार्टनर्स हैं एनडीए के, हालांकि उनका आना जाना और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से छोटी छोटी अपने पार्टनर्स को ही निगलने की कोशिश कर रही है, वो उसका चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं बार बार कर रहा हूं कि वो पार्टी का चरित्र सिर्फ पार्टी का चरित्र नहीं है, वो विचार का चरित्र है, वो विचारधारा है जो हिंदुस्तान को ही एक प्रकार से जो है मेजोरिटेरियनिज्म या यूनिटेरियन में माने एकत्ववाद में बदलना चाहती है। कि ये तो खतरा उस विचार का है और पार्टी तो मात्र उस विचारधारा को लाने की या उसकी संवाहक है। तो वैसी स्थिति में ये देखने की आवश्यकता है कि उस पार्टी से खतरा तो उन तमाम उनके पार्टनर्स को है और आपने देखा भी, बहुत सारे आपने उदाहरण भी दिए और ये संभावना भी बनी हुई है, क्योंकि निसंदेह अगर उन्हें 5 साल तक बिना किसी परेशानी के शासन करना है तो उनको मेजॉरिटी को जुटाना होगा। तो मेजॉरिटी कहां से जुटा पाएंगे? वो इंडिया गठबंधन को तो तोड़ नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में अपने पार्टनर्स को ही वो निगलने की कोशिश करेंगे। और आप ये भी जानते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी तो इसमें विश्वास भी करती है। इसलिए उनकी कोशिश, और आपने इतिहास के इतने सारे उदाहरण देकर के यही बताया कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अब तक क्या रहा है और अपने पार्टनर्स के साथ क्या किया। रामविलास का भी आपने जिक्र किया, तमाम का जिक्र कर रहे हैं। जेडीयू जो है लगातार इस डर से, लगातार उनको ये डर बना हुआ है कि क्या उनके जो 12 सांसद हैं उनको तोड़ करके जो है वो किसी प्रकार से वो अपने पार्टी में ना मिला लें, तो इसकी भी संभावना है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ओवरऑल जो कैरेक्टर है उसकी कोशिश ये होगी कि अपने पार्टनर्स को ही वो कहीं ना कहीं जो है उनके सांसदों को तोड़ करके। और देखिए एक फिनोमेना और डेवलप हो गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि अगर किसी पार्टी के इतने सदस्यों को तोड़ करके वो दल बदल कानून से नहीं बच सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक नया फॉर्मूला कर्नाटक में भी देखा होगा, अन्य राज्यों में भी, वो क्या करते हैं कि उन्हें रिजाइन करवाते हैं। उनको कहते हैं कि आप रिजाइन कर दीजिए और रिजाइन करने के बाद जो है फिर से चुनाव में हम आपको टिकट दे देंगे। तो कई राज्यों में ये फॉर्मूला भी उन्होंने अपनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये भी कोशिश होगी इस फॉर्मूले के द्वारा भी वो जो हैं कई छोटे छोटे जो हैं जो उनके पार्टनर्स हैं एनडीए के, उनके सदस्यों को इस्तीफा दिलवा दें अगर वो अपने भारतीय जनता पार्टी में उसका विलय नहीं कर पाते हैं। और भी देखेंगे कि राज्यसभा में कैसे बीजेडी के सांसद को कैसे इस्तीफा दिलवा करके फिर तुरंत उन्होंने राज्यसभा में निर्वाचित करवा दिया है। तो ये जो उनका चरित्र है इसको समझने की जरूरत है। और मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है, वो संघ की उस विचारधारा का वो चरित्र है जो भारत को ही एक बहुमतवादी राज्य में तब्दील करके उसमें जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना वो करती है। तो ये तमाम उनकी कोशिशें चल रही हैं और मुझे लगता है कि इसके कारण जो है वो तमाम पार्टनर्स को ये डर तो बना हुआ है।